मेरा नाम राजकली है और मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे बेटे निहाल के आसपास ही घूमती हैं। निहाल मेरा इकलौता बेटा है और मेरे जीने की एकमात्र वजह था, क्योंकि मेरे पति का तो देहांत हो चुका था और मुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। मैं अमीर लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे निहाल को अच्छे से पढ़ा लिखा रही थी। बंगले से काम करके वापस आती तो निहाल को अपने सीने से लगाकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। फिर वह वक्त आया जब निहाल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसने जॉब के लिए विदेश जाने का फैसला किया। एक दिन मैं खुशी खुशी आया और मुझसे कहने लगा, अम्मा, मुझे कनाडा की एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन वह खुश था और मैं भला अपनी तनख्वाह भेजी तो मेरा दिल खुशी से भर गया। और फिर तो हर महीने मेरे पास एक अच्छी रकम आती थी। मेरे सारे खर्च वही उठाता था और बस उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी, उसकी सलामती की दुआ करती थी। मेरे घर के साथ ही मेरे भाई का घर पास में बना हुआ था। वो अक्सर मेरे पास आता रहता था। उसकी पत्नी भी मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन सच कहूँ तो दिल में हमेशा एक कमी रहती थी, निहाल की आवाज़ सुनने के लिए। मेरे दिल को बहुत बेचैनी होती थी और जब भी मैं अपने बेटे से बात कर लेती थी तो मुझे सुकून मिल जाता था। वह मुझे दिन में तीन तीन बार कॉल करता था, हालचाल पूछता था, मुझे समझाता था कि अम्मा, अब हम लोग अमीर हो गए हैं, आप कोई काम मत किया करिए। मैं भी दूसरों के घरों में काम करना छोड़ चुकी थी और अब सुकून की जिंदगी गुजारने लगी थी। फिर एक दिन निहाल ने फ़ोन किया, उसकी आवाज़ में करनी थी। मैंने कहा, हाँ बेटा बताओ, सब ठीक तो है ना? तो कहने लगा, अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम रानी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरे दिल में जैसे एक अजीब सी हलचल ही मच गई। मैंने उससे पूछा, बेटा यह लड़की तुमने कहाँ पर देखी है? तो वह कहने लगा, अम्मा, मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई है। मैंने कहा, फ़ोन पर तो बात होने से तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? तो वह कहने लगा, अम्मा, आपके ज़माने में चिट्ठियाँ होती थी, मुलाकातें छतों पर होती हुआ करती थी, लेकिन अब दौर बदल गया है। हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, दिल की बातें करते हैं, मोहब्बत भी उसी रास्ते से ही हो जाती है। और इसी तरह मुझे भी हो गई। मैंने अपने दिल को समझाया कि वक्त बदल गया है और बच्चे की सोच भी बदल गई है। अगर मेरा बेटा खुश है तो फिर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? आदित्य ने कहा, अम्मा, अगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा। निहाल ने कहा, अम्मा, अगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा तो बहुत खुश रहूंगा, और अगर किसी और से शादी की तो शायद सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकूंगा। मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी, इसीलिए मैंने कहा, बेटा जब तुम भारत वापस आओगे तो फिर मुझे भी ले चलना, मैं लड़की से मिलना चाहती हूँ। निहाल ने कहा, अम्मा, उसने बात कर ली है और वह सब कुछ पहले से ही कर चुका था। जब हम लोग लड़की के पास गए तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। मैं खामोशी से सब कुछ देखती रही। रानी ने घर वाले जैसे हमारे इंतजार में बैठे थे। ना कोई ज्यादा सवाल जवाब और ना ही कोई ज्यादा रस्म रिवाज की बातें हुई। सिर्फ एक मुलाकात में न रिश्ता सिर्फ पक्का हुआ, बल्कि शादी की तारीख भी फाइनल कर दी गई। मुझे यह सब जरा सा अजीब सा लगा, शायद मुझे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए साथ में लाया गया था। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि जब बेटा खुश है तो बस यही सबसे बड़ी बात है। मैंने दिल में सोचा कि अगर वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रहा है तो शायद यह भी वक्त की ज़रूरत है। मुझे उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करनी है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसकी इच्छा का मान रखूं। दिल में कुछ कमी सी तो लग रही थी कि मेरे निहाल ने इतना बड़ा फैसला मुझसे छुपाकर क्यों किया। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं। वक्त के साथ अब सब कुछ बदल दिया था, लेकिन एक माँ की मोहब्बत आज भी वैसी ही थी जैसी कि सदियों पहले भी थी। मैंने खामोशी से निहाल की खुशियों में शामिल होने का फैसला कर लिया। शादी रानी और निहाल की शादी बड़े ही साधारण अंदाज में हो गई। ना कोई धूम धड़ाका हुआ और ना ही किसी तरह की कोई भारी भरकम दावत का इंतजाम था। सिर्फ कुछ करीबी लोगों की ही शादी में मौजूद थे और मैं दिल से चाहती थी कि मेरे बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों से भरपूर हो। निहाल को जब पहली बार मैंने देखा तो सच में वह शकल सूरत से बहुत
रानी को जब मैं पहली बार देखा तो सच में शकल सूरत से बहुत खूबसूरत थी। उसकी बातों में नरमी भी थी, अंदाज भी नजाकत थी। लेकिन घर में आकर कुछ दिनों के बाद मुझे यह बात अच्छे से समझ आ गई थी, निहाल को घर कि रानी को घरेलू कामकाज की ना तो आदत है और ना ही कोई शौक है। वो बहुत देर से उठती थी, नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से बनाती थी और अक्सर वह किचन में जाती ही नहीं थी। शुरू में मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से अपना काम खुद से ही करती आई। निहाल के बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे आराम से कभी कोई कमी नहीं आने दी। और अब जब निहाल की पत्नी आ गई है तो मेरे दिल में यही इरादा था कि मैं उनकी जिंदगी से ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करूंगी। मैं उनके मामलों से दूर ही रहूंगी। उन्हें वक्त, उनका अपना आराम, उनकी खुशियाँ, आज़ादी, ये सब कुछ जीने दूंगी। मेरी प्रार्थनाओं का असर था या फिर निहाल की मोहब्बत का कमाल था कि शुरू के दिनों में दोनों बहुत खुश थे। रानी भी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती और निहाल जैसे उसके आसपास ही हर वक्त घूमता रहता था। रानी निहाल के नखरे दिखाती तो वह उससे नखरे उठाता, चुपचाप उसकी सारी बातें मानता। वह फरमाइश करती तो वह दौड़ता हुआ पूरा करता। वह कहती आधी रात को मुझे आइसक्रीम खानी है तो वह चुपचाप बाहर निकल जाता। वह कहती इस वक्त मुझे समंदर देखना है तो वह गाड़ी निकाल लेता। मुझे अक्सर उन लोगों को प्यार देकर थोड़ी जलन भी होती थी, लेकिन दिल में खुशी भी हो जाती थी कि मेरा बेटा बकाई में बहुत खुश है। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती है। कई बार वह दोनों मुझे भी अपने साथ घुमाने के लेकर जाते और जब अकेले जाते तो मेरे लिए भी वापसी पर खाने पीने की चीजें लेकर आते थे। उस वक्त घर में खुशियों की हवा थी, कह रहे थे, हंसी थी, ठहाके थे, हंसी थी और हर तरफ जिंदगी महसूस होती थी। एक दिन मैंने हंसते हंसते रानी से कहा कि बेटा अब तुम मुझे दादी कब बना रही हो। यह बात मैंने सिर्फ प्यार से कही थी, कोई उस पर दबाव डालने के लिए नहीं। लेकिन रानी ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया कि यह अभी हमारे प्लान में शामिल नहीं है। जब हमारा दिल चाहेगा तभी होगा। उसका यह अंदाज और यह बात मुझे अंदर से कुछ खला सी गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जिसकी राय लेना तो दूर, उसके जज्बातों का भी कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा है। मैंने उसकी बात पर कुछ भी नहीं कहा और बस इतना कहा, बेटा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। फिर वह दिन भी आ गया जब निहाल को वापस अपनी नौकरी पर विदेश जाना था। निहाल के 4 महीने भारत में गुजारे थे और वह दिन उसके लिए जैसे सपनों के जैसे थे। रानी के साथ वक्त गुजारना, उसके चेहरे पर खुशी लाना, उसे हंसाना, उसकी हर फरमाइश को पूरी करना, जैसे वह इसी काम के लिए आया हो। लेकिन अब उसको वापस जाना था और इसलिए उसका दिल भारी हो रहा था। वो बहुत ज्यादा उदास था, यहाँ तक कि वह रोते हुए एयरपोर्ट पहुंचा। रानी भी उसके साथ ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, ना ही आंखें नम थी, ना कोई घबराहट थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद वो बहुत मजबूत दिल की लड़की है, लेकिन मर्द की फितरत होती है कि जिस औरत से वह मोहब्बत करता है उसे छोड़कर जाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल बन जाता है। निहाल की आंखें लाल हो गई थी और वह बार बार मेरी तरफ देखकर जैसे कि कहना चाहता हो कि अम्मा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। रानी खामोशी से खड़ी रही। आखिर में जब प्लेन में सवार होने के वक्त आया तो उसने भी एक आंसू बहाया, लेकिन ना जाने क्यों वह आंसू मुझे असली नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ दिखाने के लिए निकल रहा हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं गलत थी या सही, लेकिन एक माँ का दिल धोखा नहीं खाता। निहाल के जाने के बाद रानी बिल्कुल बदल गई थी, या शायद वह हमेशा से वैसी ही थी, सिर्फ मैं ही कुछ और समझ बैठी थी। अब वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती, बिल्कुल भी बाहर नहीं आती। खाने का वक्त होता तो भी वह प्लेट लेकर खाना परोस कर अपने कमरे में चली जाती थी। मैं कभी कुछ कहती तो वह कहती कि अम्मा, मैं आपके बेटे से फोन पर बात कर रही होती हूँ, ताकि उसका दिल लगा रहे और वह वहाँ पर उदास ना हो। यह सुनकर मैं खामोश हो जाती। उसके कमरे में ठहाकों और हंसी मजाक की खूब आवाजें आती। मेरे दिल को तसल्ली होती कि शायद वह मेरे बेटे के साथ ही बातें कर रही होगी, लेकिन इतना जोर जोर के हंस रही थी। लेकिन निहाल का तो काम ही ऐसा था। वह तो कहता था कि अम्मा, मैं दिन भर व्यस्त रहता हूँ, यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, उनसे मेरी मुलाकातें होती हैं, डील्स करनी होती हैं,
कई बार तो तुम्हें फ़ोन करने पर भी मुझे वक्त नहीं मिलता, और वाकई वह मुझे भी कई कई दिन में बाद ही फ़ोन करता था। मैंने सोचा कि शायद वह अपनी बीबी से बात करने के लिए तो वक्त निकाल ही लेता होगा, आखिर मोहब्बत भी तो बहुत ही उससे थी। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजरने लगे, लेकिन मैंने रानी को एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। उसकी आंखों में ना उदासी थी, ना इंतजार, और ना ही कोई फिक्र। मैंने तो सुना था कि परदेसी पति की पत्नियां अकेली होकर हमेशा उदास रहती हैं, उनकी आंखों में नमी होती है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन रानी तो बिल्कुल हट्टी कट्टी थी, हर वक्त तरोताजा और बेफिक्र। शुरू से तो मुझे वो बड़ी सी साधारण दिल वाली मोहब्बत से भरी बहू लगती थी, लेकिन अब तो वो एक ऐसी औरत लगने लगी है जिसे ना तो इस घर का कोई लगाव था और ना ही उस घर में रहने वाले लोगों से। वह बस एक कमरे में कैद अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी, और मैं खामोश तमाशा ही बनकर सब कुछ चुपचाप देखती रहती थी। अजीब बात यह है कि रानी के घर वाले भी शादी के बाद एक बार भी उससे मिलने नहीं आए। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कब आएंगे तुमसे मिलने के लिए, और तुम्हें कब लेकर जाएंगे, तब तुम उनके पास जाओगी। तो हर बार वह बस एक ही जवाब देती थी कि मम्मी जी, वह दोनों लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता। मैं दिल में सोचती थी, ऐसी भी क्या व्यस्तता कि अपनी इकलौती बेटी के लिए वक्त ही नहीं निकाल सके। ना तो वह फोन पर बात करते हैं, ना कभी मिलने आते हैं, और ना ही उसे अपने पास बुलाते हैं। यह बात मुझे शुरू से ही खटक रही थी, क्योंकि मैंने देखा है जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप का दिल हर वक्त यह चाहता है कि कभी उसे देखें, कभी उसकी खबर लें, कभी उसे अपने गले से लगाएं, उसका ख्याल रखें। खास तौर पर जब बेटी का पति परदेश चला जाए तो मायके की अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रानी का तो खुद जाती थी, और ना उन्हें आने की अभी तक कोई भी खबर आई थी। वह बस एक ही बात दोहराती रहती थी कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही बिजी रहते हैं। ऐसा लगता था जैसे रानी की जिंदगी बस एक कमरे में ही सिमट चुकी थी और फोन उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। मैं कभी कभी कहती थी कि चलो बेटा, थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, बाजार से कुछ ले आते हैं, या पड़ोस में चलते हैं, किसी का हाल चाल ही ले आते हैं। तो वह बहाना बना देती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मुझे कुछ आलस सा महसूस हो रहा है। सच कहूँ तो उसकी यह बातें और उसका व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, या शायद मेरे मन में ही कुछ वहम बैठ गया है। वक्त गुजरता गया, निहाल की गैर मौजूदगी में पूरा घर जैसे खामोश हो चुका था। मैं अक्सर उसकी चीजों को देखती और दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी वो हमेशा अच्छे से सही सलामत रहे और जल्दी ही घर वापस आ जाए। फिर एक दिन निहाल का फोन आया और उसने कहा, अम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए भारत वापस आ रहा हूँ। यह सुनते ही मेरा दिल तो जैसे खुशी से झूम उठा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने भगवान को धन्यवाद किया। रानी भी उस वक्त पास ही बैठी थी। जब निहाल ने बताया तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई खास खुशी ही नहीं थी और न ही कोई हैरत थी। लेकिन जिस दिन निहाल को आना था उस दिन सुबह से वह बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही थी। वह पार्लर गई, वापस लौटी तो उसने एक नई ड्रेस पहनी हुई थी, बालों में खूबसूरती से हेयर स्टाइल बनाकर सेटिंग कर रखी थी, हल्का मेकअप किया था, और जब वो तैयार होकर कमरे से निकली तो वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने दिल ही दिल कहा कि चलो जो भी है, लेकिन निहाल के लिए उसके दिल में प्यार तो है ना। जब निहाल घर आया तो दोनों की खुशी देखने की लायक थी। निहाल मुझे देखकर मेरे गले लग गया और कहने लगा, अम्मा, मैं आपको बहुत याद करता था। मैंने भी उसे सीने से लगाया और अपने आंसू छुपा लिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि निहाल ने कहा, अम्मा, हम लोग सिक्किम घूमने के लिए जा रहे हैं, हमारा थोड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया है। मैंने कहा, बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे तो घुटने में बहुत दर्द रहता है, इसलिए तुम मुझे लेकर मत जाना।
तुम दोनों खुशी खुशी चले जाना। मैंने सोचा कि शादी के बाद दोनों अभी तक कहीं भी अकेले घूमने नहीं गए हैं और शायद यही उनका हनीमून है। इसलिए मैंने और कोई सवाल नहीं किया और ना ही यह पूछा कि तुम लोग कब जाओगे, कब वापस आओगे, और ना ही यह कि मुझे अपने साथ क्यों लेकर नहीं जा रहे हो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, बस मौसम का ख्याल रखना, बारिश बहुत हो रही है, सड़कें भी फिसलने वाली हो जाती हैं, कहीं कोई खतरा ना हो। तो निहाल कहने लगा, अम्मा, हम ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जा रहे हैं जहां खतरा हो। वहां पर हम अपनी ही गाड़ी से घूमेंगे फिरेंगे और फिर जैसे ही हमें अगर कुछ ऐसा वैसा लगा तो हम तुरंत ही वापस आ जाएंगे। मैंने दोनों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। निहाल मुझे बार बार गले से लगाता रहा। रानी भी मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लेकर निकली। फिर वह दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उसके बाद उसने मेरी एक बार बस फोन पर बात हुई। वो दोनों काफी खुश लग रहे थे। मैंने उनकी आवाजों से ही अंदाजा लगाया था कि वो लोग जैसे सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हों। मैंने जानबूझकर ज्यादा फोन नहीं किया कि उनकी खुशी में कोई रुकावट ना बने। कहीं वो लोग यह तो न सोचें कि अम्मा हमें बार बार तंग कर रही हैं और उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है वो आराम से एक साथ अपना वक्त गुजार सके। लेकिन उसके दिन के बाद मेरा दिल बेवजह ही घबरा रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और अचानक ही भगवान से प्रार्थना करने लगती हूँ। मैं शाम की हर पूजा के बाद उन दोनों की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और अंदर ही अंदर सोचती थी, ना जाने क्यों मेरा दिल इतना बेकरार हो रहा है। मैं अपने दिल को समझाती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई अनजानी सी फिक्र मेरे दिल में हलचल मचाए हुई थी। शायद माँ का दिल हमेशा सच ही बोलता है और मैं बस इस दिल की सुनकर खामोशी से भगवान के आगे झुकी हुई थी। मुझे याद है वह दिन जैसे कल की ही बात हुई हो। मैं दिन के वक्त आंगन में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कब निहाल का फोन आएगा, कब मैं उसकी आवाज सुनूंगी, कब वह मुझे यह कहेगा कि अम्मा बस अब 2 दिन और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। यह सोचते ही अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। नंबर देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि वह कॉल रानी की थी। मुझे लंबे भर को यकीन ही नहीं हुआ कि वह मुझे भी फोन कर सकती है, क्योंकि वो तो मेरे साथ घर में रहकर भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। और अब इतनी दूर जाकर अचानक उसे मेरी याद कैसे आ गई। मेरी उंगलियां अपने आप ही कांपने लगी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा शायद कोई खुशखबरी हो, या शायद उसने मेरे लिए कुछ भेजा हो, या शायद वो दोनों वापस आ रहे हों। लेकिन जैसे ही मैंने कॉल सुनी और रानी की आवाज मेरे कानों से टकराई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। रानी की आवाज बहुत भारी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, मम्मी जी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे मुंह से अचानक घबराकर निकला, क्या हुआ बेटा? तो रानी कहने लगी, हम दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचे थे। हमने वहां पर काफी सारी फोटो खिंचवाई। वहां बहुत गहरी खाई थी। हम वहां खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे। अचानक निहाल का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा और फिर यह कहते हुए वह रोने लगी, मम्मी जी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो पत्थर सी हो गई। मेरी जुबान जैसे लकवा मार गई हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या पूछूं या क्या कहूं। रानी रोती ही जा रही थी। वह खाई इतनी गहरी थी कि उसकी लाश भी नहीं निकाल सकती थी। वहां के प्रशासन ने बताया कि उसने के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि इतनी गहरी में से किसी को भी निकाला जा सके। केन भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए लाश को वहीं पर छोड़ दिया गया है। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने गर्म शीशा पिघलाकर उड़ेल दिया हो। मैं तो बर्बाद हो गई।
मैं तो लुट गई थी। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा भला क्या हो सकता है। वो अपने जवान बेटी की लाश भी ना देख सके, ना ही उसके चेहरे को आखिरी बार छू सके, उसके सर पर हाथ फेर सके, और बस पत्थर होकर बैठी रह गई। मेरी सांसें रुकने लगी थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज तो जैसे गले में से निकल ही नहीं रही थी। दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा निहाल मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मेरा बेटा ऐसे अचानक मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। 2 दिन के बाद रानी वापस आई, और हैरत की बात तो यह थी कि वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो खुद की यहाँ पर गाड़ी चलाकर आई थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके वजूद पर कोई थकान या फिर दुख दिखाई नहीं दे रहा था, जो इतने बड़े हादसे के बाद किसी की भी आंखों से झलकता है। वह आई और कहने लगी, मम्मी जी, अब जो होना था वो हो गया, आप हिम्मत रखिए, यह सब तो किस्मत में लिखा हुआ था। और फिर उसने 2-4 आंसू बहाए और वापस अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी कि यह सब कैसे मुमकिन है। उसकी आंखें साफ थी, चेहरे पर ना कोई उदासी ना कोई परेशानी। वो बस बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके बाद कुछ दिन तक वह घर में ही रही। कुछ लोग अफसोस के लिए आए भी तो उनके सामने फूट फूट कर रोती थी। कभी वो अपना सर पकड़कर बैठती तो कभी कभी अपनी आंख मूंदती, लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते थे वो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। मैं उसकी एक्टिंग देखकर चकित रह जाती थी। मैं खुद ऐसे रो रही थी जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा टूट चुका हो, लेकिन वह ना मेरे सामने रोई थी और ना ही मेरे पास आकर बैठी थी, ना मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी थी। बस मेहमानों के सामने उसका एक और चेहरा होता था जो आंसू बहाता था, और मेरे सामने एक ऐसा चेहरा होता था जो बिल्कुल खाली होता था, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। तकरीबन 1 हफ्ता धीरे धीरे गुजर गया। तो एक दिन वह अपने कमरे से बाहर निकले और कहने लगी, मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पर मेरा भला क्या काम है। मुझे अब अपनी आगे की जिंदगी गुजारनी है। मुझे यह बात भी अजीब लगी, क्योंकि अभी तो उसके पति को इस दुनिया से गए हुए कुछ ही समय हुआ था। अभी तो उसके आंसू सूखे ही नहीं थे और वो अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी में थी। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर अब शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे बावजूद में बस अब दुख था, तकलीफ थी, यादें थी। लेकिन जाते जाते वह हमारी गाड़ी भी अपने साथ लेकर गई। वही गाड़ी जो निहाल की ली थी, जिसे वह बहुत ही संभाल कर रखता था। मैंने उसे कई बार फोन किया कि बेटा गाड़ी तो वापस कर दो, लेकिन वो ना तो मेरा फोन उठाती थी और ना ही कोई जवाब देती थी। बस खामोशी से गायब हो गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा दिल बार बार कहता था कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। मेरा बेटा जिंदा है या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक छुपा हुआ है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि निहाल जैसा बच्चा बिना कुछ कहे, बिना कोई बात बताए इस दुनिया से जा सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद जाऊंगी उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ था। अगर मुझे कुछ भी न मिला तो कम से कम उस जगह पर खड़े होकर मैं अपने बेटे को अंतिम विदाई तो दे सकूंगी। मैंने अपना सामान तुरंत पैक किया और नवीन को अपने साथ ले लिया। नवीन मेरे भाई का बड़ा बेटा था, लेकिन वह मुझे अपनी माँ के समान ही मानता था और निहाल को अपने भाई की तरह चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि उसने एक पल के लिए ही मना नहीं किया, बल्कि कहने लगा, बुआ जी, मैं आपको अपने साथ लेकर वहां जरूर जाऊंगा। हम लोग अगले दिन ही सिक्किम के लिए निकल गए और जब वहां पर पहुंचे तो जाकर हमने एक होटल में कमरा ले लिया। नवीन कहने लगा, आप आराम करिए, मैं यहाँ के लोगों से पूछताछ कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है तो जरूर इसके बारे में लोगों को पता होगा। यह कोई छोटा इलाका नहीं था,
यहाँ कोई भी बात छुपी नहीं रहती। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब कुछ पता करता हूँ। मैं उसकी इस बात पर सिर हिलाकर रह गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आज सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी न किसी तरह अपने बेटे के बारे में मुझे सच जानना है, क्योंकि एक माँ का दिल कभी भी गलत नहीं कहता। और मेरी दिल की गवाही यह थी कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। नबीन जब वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान थी और उलझन थी। वह दोपहर को निकला था और रात तक वापस लौटा। जैसे ही वह कमरे में आया, मैंने तुरंत उसकी तरफ लपकी। क्या पता चला बेटा? उसने थोड़ी देर खामोशी ओढ़े रखी, जैसे ही वह खुद अपने अंदर की उलझन से उलझ रहा हो। फिर वह धीरे से बोला, बुआ जी, जैसे कि रानी भाभी ने बताया था कि यहाँ एक खाई जरूर है, और सच में वो बहुत गहरी भी है, लेकिन मैंने वहां जाकर जो भी जानकारी इकट्ठा की है, वो सारी बातें किसी और ही तरफ इशारा कर रही हैं। उसने बताया, पहली बात तो यह है कि इस खाई के आसपास जो इलाका है वो बहुत ही ज्यादा सख्त सुरक्षा से इंतजाम किए गए हैं। वहां एक मजबूत सी ग्रिल लगी हुई है, और उस जगह की देखभाल और मैनेजमेंट संभालने वाले लोग किसी को भी उस फिसलन भरी गहरी खाई के बहुत ज्यादा करीब जाने की इजाजत नहीं देते हैं। यह गिल कई साल पहले ही वहां पर लगाई गई थी, क्योंकि उस जगह के खतरनाक होने की वजह से कुछ हादसे पहले भी हो चुके थे। लेकिन उसके बाद से मैनेजमेंट ने पूरी तरह से बंदोबस्त कर लिया था, और अब कोई भी इंसान वहां इतना करीब जा ही नहीं सकता कि अचानक उसका पैर फिसलने और वह नीचे जा गिरे। फिर वह कहने लगा, और दूसरी बात तो मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह यह कि जब मैंने आसपास के रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर हाल ही में कोई हादसा हुआ है, कोई इंसान गिरा है या किसी की खाई में गिरने से मौत हुई है, तो उन सब में से एक ही जवाब था, पिछले 5-6 साल में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमें जरूर पता चलता, क्योंकि यह जगह छोटी है, यहाँ कुछ भी छुपता नहीं है। छोटी सी चीज भी अगर हो जाए तो पूरे इलाके में सनसनी बनकर फैल जाती है। मैंने नबीन की बातें तो सुनी तो मेरे दिल में एक चिंगारी सी जल उठी, एक उम्मीद सी जाग उठी। मैंने उसी तरह देखा और कहा, नवीन, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि रानी ने झूठ बोला है और निहाल के साथ कुछ और ही हुआ है। इसका मतलब है कि वह खाई में गिरा ही नहीं है, वो मरा ही नहीं है, वह कहीं जिंदा है और बस हम लोगों से छुपा दिया गया है। शायद हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है, शायद वो हमें किसी जाल में फंसा रही है। नबीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बुआ जी, आपकी बात में मुझे भी सच्चाई लग रही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर निहाल भैया जिंदा हैं तो फिर अब तक उन्होंने हमसे कोई संपर्क क्यों नहीं किया। वह कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो रास्ता भूल गए हैं, वह तो एक समझदार इंसान है जो कई वर्षों तक विदेश में रहे हैं। वह हर तरह की मुश्किलों को जानते हैं, रास्ते को पहचानते हैं। अगर वह कहीं होते तो किसी न किसी तरह हम लोगों तक पहुंच ही जाते, या फिर किसी की मदद लेते, या कम से कम फोन करके हमें तसल्ली देते कि वह ठीक है। यही वह बात थी जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा जख्मी कर रही थी। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसने हमें अभी तक याद क्यों नहीं किया। मैंने तो उसे बचपन की उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, हर दुख सुख में उसका साथ दिया था। क्या वह मुझे इतनी आसानी से भूल सकता है? क्या वह जानता नहीं है कि मैं उसके लिए हर पल मर रही हूँ, तड़प रही हूँ? यही सारे ख्याल मेरे दिल को लगातार तोड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल अभी भी कह रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर एक और खबर मुझे चौंका दिया। नवीन ने बताया कि रानी ने वह गाड़ी भी बेच दिया जो हम निहाल की जान थी, वह गाड़ी जिसके लिए हमने बैंक से कर्ज भी लिया था। महीनों की मेहनत के बाद निहाल ने वह गाड़ी खरीदी थी और रानी ने बिना हमसे पूछे उसे बेच दिया।
और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि वह लोगों को यह भी कह रही थी कि यह गाड़ी उसने उसके पति ने उसे मुंह दिखाई पर गिफ्ट के तौर पर दी थी। हालांकि हमें अच्छी तरह से याद है कि ऐसी कोई भी बात कहीं भी नहीं हुई। यह शायद सुनकर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया कि शायद अब उसकी नज़र हमारे घर पर होगी। शायद वो समझ रही हो कि निहाल को अब चला गया है, अब यह सब कुछ उसका है, यह गाड़ी, यह घर, यह सामान। यह सोचकर मैं कांप गई। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरा बेटा न जाने कहाँ है, उसके पीछे सब उसके नाम की चीजें पर कब्जे के सपने देख रहे थे। मेरे पास निहाल की बहुत सारी तस्वीरें थीं, वह तस्वीरें जो हर माँ अपने बेटे की पल पल की यादों के तौर पर संभाल कर रखती है। नबीन ने मुझे एक अच्छी सलाह दी। उसने कहा, हम ऐसा करते हैं कि इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर बनवा लेते हैं और इन पर लिखते हैं, अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता चले तो हमसे संपर्क करें। इसके बदले में हम उन्हें इनाम देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर इतने पैसे वाले नहीं हैं। इनाम की उम्मीद पर वह जरूर हमारी मदद करेंगे। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि अब कुछ दिन तक हम यहाँ पर रहकर यही काम करेंगे। अगले दिन हमने बाजार में जाकर कुछ तस्वीरें प्रिंट करवाकर उन पर पहचान और जानकारी लिखवाकर कुछ अलग अलग जगह पर उन पोस्टर को लगाना शुरू कर दिया। हमने होटल के बाहर, दुकानों के शटर पर, चौक और बाजारों में वह तस्वीर चिपका दी और लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अगर इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें जानकारी जरूर दें। हमने अपना फ़ोन नंबर भी साथ में लिख दिया था ताकि कोई भी आसानी से हमसे संपर्क कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। हम हर रोज सुबह निकलते, तस्वीरें लगाते, लोगों से बातें करते और शाम को थके हारे होटल वापस आते। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि शायद आज कोई फोन आए, लेकिन दिन गुजर रहे थे और कोई भी कॉल नहीं आ रही थी। हमें यहाँ पर रहते हुए अब तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। मेरे दिल की हालत तो वही थी जो किसी वीरान शमशान घाट की होती है, खामोश और बिना किसी रंग की। मैं हर रोज भगवान के आगे सिर झुकाकर रो रोकर उनके सामने अपनी झोली फैलाती, उनसे अपने बेटे को मांगती, रोज गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी, तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुकाऊंगी, तुम्हारे नाम पर गरीबों लोगों को खाना खिलाऊंगी, बस मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। हमें अब वहां पर रहते हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। दिन और रात बस एक जैसे ही हो गए थे। सुबह हम उम्मीद लेकर उठते और शाम को मायूसी लेकर सो जाते थे। मैंने हर दरवाजा खटखटाया था, हर मंदिर के सामने हाथ फैलाया था, हर जगह प्रार्थना की थी, होटल में जाकर तस्वीरें दिखाई, बाजारों में चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे की झलक ढूंढी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था। नबीन भी अब थकने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। मेरे चेहरे पर हर दिन एक नई झुर्री उभर रही थी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से कहा, बुआ जी, अब हमें वापस चलना चाहिए। आपकी तबीयत भी दिन पर दिन खराब हो रही है। यहाँ पर बहुत सर्दी है, आप खाना भी नहीं दे सकती, आप भी खाना नहीं खा रही हैं और सोना भी छोड़ चुकी हैं। मैंने यहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तस्वीरें भी जगह जगह लगवा दी गई, अखबार भी यह खबर छपाई है और मैं वादा करता हूँ कि हर महीने बाद खुद यहाँ का आकर आपके बेटे के बारे में पूछताछ किया करूँगा। लेकिन अभी के लिए हमें वापस चलना चाहिए। मैं बड़ी ही मुश्किल से उसे हामी भरी। मेरा दिल जैसे टूट रहा था, लेकिन अब कुछ और करने के लिए बचा भी तो नहीं था। हमने अपना सामान समेटा, बैग बंद किया, नबीन ने सामान उठाया और हम धीरे धीरे उसके साथ चलती हुई बस अड्डे की तरफ रवाना हो चुके थे। मेरे कदम किसी भयंकर बोझ से भारी हो चुके थे। दिल के अंदर जैसे तूफान सा बंद था और बाहर चेहरे पर खामोशी की चादर फैली हुई थी।
हम लोग जैसे ही बस अड्डे पर पहुंचे, मैंने एक तरफ देखा जहां पर कुछ भिखारी खड़े हुए थे। एक भिखारी वहां पर भीख मांग रहा था। उसकी दाढ़ी हद से ज्यादा बड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी इतने ज्यादा गंदे और फटे हुए थे कि उसके शरीर के कई हिस्से साफ तौर पर झलक रहे थे। लेकिन उसका शरीर दिखने में जवान लग रहा था, जैसे वह कोई 30-32 साल का मर्द हो। मैंने एक नज़र डाली, फिर दूसरी बार देखा तो फिर मेरी आत्मा जैसे कांप गई हो। मैंने उसकी आंखों में देख रही थी और वो आंखें मेरे लिए कोई अनजान नहीं थी। मैं आगे बढ़ी और चिल्लाकर कहा, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं भागती हुई गई और उसे गले से लगा लिया। मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। वहां पर लोग यह सब देखकर आसपास के जमा होने लगे। कुछ लोग कहने लगे, यह औरत क्या कह रही है। तो नवीन ने आगे बढ़कर सबको बताया कि यह कोई भिखारी नहीं है, यह इनका गुमशुदा बेटा है जो पिछले महीने से लापता है। नवीन ने सबको सच बताया, लेकिन हैरत भरी बात यह थी कि निहाल हमें पहचान ही नहीं पा रहा था। वह हमारी तरफ देखता तो था, लेकिन जैसे ही हमें याद कराने की कोशिश करता था, वह फिर अपनी नजरें चुरा लेता था। जब भी मैं उसे बार बार पुकारती और अपने गले से लगाती तो वह थोड़ा सा हिचकिचाता और फिर खामोश हो जाता। हम उसे तुरंत ही अपने साथ लेकर वापस होटल में पहुंचे। निहाल का शरीर ठंडा था और वह खुद जैसे होश में नहीं था। हमने उसे अच्छे से नहलाया, उसके बाल काटे। नवीन ने खुद उसकी सेब बनाई और उसे साफ कपड़े पहनाए। जब हमने उसे खाने के लिए कहा तो वह खाली खाली आंखों से हमें देखता रहा। फिर उसने धीरे से एक निवाला उठाया और खाने लगा। जब मैंने उससे पूछा, बेटा पहचाना मैं कौन हूँ, तो वह मेरे चेहरे को ध्यान से देखता रहा और फिर अचानक से रोने लगा और बोला, तुम तो मेरी अम्मा हो। इतना कहना ही था कि वह बेहोश हो गया और यह देखकर हम लोग घबरा गए। तुरंत ही उसके पास के डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि इसे बहुत ही गहरा सदमा लगा है। इसका दिमाग किसी जबरदस्त झटके की वजह से अब सामान्य हालत में नहीं है। फिर डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी ताकि उसके दिल और दिमाग को थोड़ा सुकून मिल जाए। हम उसे वापस होटल लेकर आए और दवा देने के बाद मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए और पूछा, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यह सब कैसे हो गया, तुम अब तक कहाँ थे, तुम सड़कों पर भिखारी बनकर इस तरह से भीख क्यों मांग रहे थे। और मेरे आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। कहा तो मेरा बेटा जो दुबई में एक रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजर था, जो बहुत ही हैंडसम था, समझदार था, जो ब्रांडेड सूट पहनता था, चमचमाती गाड़ी में बैठता था, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था, वह अब इस तरह के गंदे तरीके के बिना नहाए इतनी बुरी हालत में यहाँ कोने में सड़क पर भीख मांगने वाला बन चुका है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, कौन उसे इस हालत तक लेकर आया। मेरे सवाल पर थोड़ी देर तो खामोशी रही। फिर निहाल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो कहने लगा, अम्मा मैं यहाँ रानी के साथ आया था, हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने उसके लिए सबसे आलीशान कमरा लिया, खूबसूरत नज़ारों वाली जगह पर हमने फ़ोटो भी खींची, खूब घूमे। लेकिन होटल में 3-4 लड़के भी थे जो बार बार रानी को घूर रहे थे। उसे देखकर अपने कोने में कुछ बातें करते और फिर हंसते। मुझे शुरू में शक हुआ, लेकिन फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात मेरा सब्र टूट गया। मैंने उनके पास गया और कठोर लफ्ज़ों में कहा, आखिर तुम लोगों को दिक्कत क्या है, क्यों बार बार मेरी पत्नी को देखते हो। यह सुनते ही वो लोग हंसने लगे और कहने लगे, पत्नी तो तुम्हारी अब होगी, लेकिन इससे पहले तो ये हमारी थी। यह वही रानी है जो बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट पार्टियों में मुजरा करती थी। तुमने एक तवायब से शादी की है। हमें तो हैरत है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। मैं उनकी बातों को झूठ मानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर एक वीडियो दिखाया
जिसमें रानी एक प्रोग्राम में गलत तरह से कपड़ों में नाच रही थी। मेरे शरीर का खून एकदम से सफ़ेद पड़ गया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। फिर मैंने खुद को संभाला और कहा कि हो सकता है यह उसका अतीत हो और मैं उसे उसके अतीत के साथ ही स्वीकार कर लूँगा। लेकिन जब मैंने रानी से इस बारे में बात की तो उसने हंसते हुए कहा, तुम तो मेरे शिकार थे। मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हारे नाम पर घर और गाड़ी ले सकूं। अब मैं किसी और के पास जा रही हूँ। तुम्हारी हैसियत है तो मेरे लिए एक मौके की तलाश जैसी थी जिसके ऊपर चढ़कर मैं आगे निकल सकूं। माँ, मैं तो लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। मैंने किसी और से पहली बार इतना प्यार किया था और उसने ही मुझे तबाह कर दिया। वह एक बाजारू औरत थी और मैंने उसे अपना दिल दे दिया। मैंने उसे इज्जत दी, अपना नाम दिया और उसने मुझे मिट्टी में ही मिला दिया। माँ, मैं सिसकियाँ ले रही थी। निहाल के आंसू मेरे दिल में तीर बनकर चुभ रहे थे। वह मेरे सीने पर सर रखकर रोता जा रहा था और मैं उसे पीठ सहलाती जा रही थी। निहाल की बातें सुनकर मेरा दिल बार बार टूट रहा था। उसकी आवाज़ में दुख था जो किसी माँ के लिए सहना बहुत ही मुश्किल होता है। वह जब बोल रहा था तो उसकी आंखें लगातार नम थी और मैं उसके बाल सहलाते जा रही थी। मेरे आंसू भी उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसने जब यह बताया कि रानी को सब पता था कि मेरे दिमाग की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। मुझसे सब कुछ समझाने में वक्त लग रहा था, सब कुछ समझने में वक्त लग रहा था। मेरे होशो हवास अपने काबू में ही नहीं थे और ऐसे वक्त में भी उसने मुझे सहारा देने की बजाय गलियों में छोड़ दिया तो मेरे दिल के अंदर एक कांटा सा चुभ गया। निहाल कह रहा था कि वह मुझे होटल में छोड़कर उस वक्त चली गई जब मैं किसी काम का नहीं था। मेरे पास वालों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह रोज मुझसे पैसे मांगते थे और मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठा रहता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। मैं सर्दी में नंगे पांव गलियों में घूमता रहता, कभी दरवाजे पर बैठ जाता तो कभी दुकान के बाहर खड़ा होता। लोग मुझे भीख दे देते तो मैं कुछ खा लेता, वरना यूं ही पड़ा रहता। माँ, वो औरत बहुत जालिम थी। उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है जो शायद दुश्मन भी ना करे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि वह अभी भी मेरी पत्नी है। इस पर नबीन को भी गुस्सा आया। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो वह तुरंत तुमसे तलाक लेने की कोशिश करेगी और जाहिर सी बात है कि जब वह तलाक मांगेगी तो बदले में पैसे की भी बात करेगी, क्योंकि वह तो अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहेगी और फिर से तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। तब निहल ने धीरे से कहा, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और अगर वह तलाक लेना भी चाहेगी तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसकी असलियत अदालत के सामने पेश करूंगी। निहाल का लज्जा बहुत मजबूत हो चुका था। शायद दुख ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया था। उसने कहा, सबसे पहले मैं उस पर अपने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं था। उसने मुझे मानसिक तौर पर पागल करने की पूरी कोशिश की थी। मुझे गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका मकसद मुझे खत्म कर देना था और अगर मेरे साथ नवीन ना होता, अगर अम्मा आप मुझे ना ढूंढती तो शायद आज मैं किसी सड़क पर लाश बनकर पड़ा होता। हम सब हैरत में थे कि एक नाजुक सा दिखने वाला निहाल इतनी हिम्मत और इतनी हौसले से बोल रहा था। फिर निहाल ने कहा, अम्मा, मैंने तो उसके नाम कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वादा किया था कि मैं गाड़ी और घर उसके नाम कर दूंगा। लेकिन वह वादा अभी निभाया नहीं गया था, क्योंकि अभी तक वह सिर्फ मेरी पत्नी थी। मैंने चीज़ें उनके नाम नहीं की। अगर अब वह तलाक लेगी तो वह किसी भी चीज़ की हकदार नहीं होगी। हमने निहाल को बताया कि वह गाड़ी बेच चुकी है, तो निहाल ने सुकून से कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी चली गई तो चली गई, लेकिन घर अभी भी मेरे नाम है
और मैं उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। उसके बाद वह वक्त आया जब रानी को यह खबर पहुंच गई कि निहाल जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि वह अपनी याददाश्त के साथ वापस आ चुका है, और अब उस पर कत्ल करने की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। थाने की तरफ से जब लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो वह एकदम से बदहवास हो गई। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यह ऐसा केस था जिसमें तुरंत जमानत नहीं मिलती। जब निहाल ने उसे डराया कि मेरे साथ गवाही देने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार हैं, जिन्होंने मुझे उन गलियों में भीख मांगते हुए देखा था और जिन्हें पता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ क्या किया है, और यह भी सब जानते हैं कि तुम किस तरह की जिंदगी गुजार रही थी और कहाँ कहाँ नाच गाना करके मर्दों की महफिलों भी सजाती थी, तो वह अंदर से टूटने लगी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बिल्कुल खामोश हो गई। फिर निहाल ने उसे कहा, अगर तुम्हें अपनी जान छुड़वानी है और अपनी बची हुई इज्जत भी बचानी है तो फिर चुपचाप तलाक ले लो और इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही तुम्हें मेरे साथ दोबारा रहने दूँगा। घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह भी नहीं है और तुम्हारी जमानत के लिए भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। जो लोग तुम्हारे माँ बाप बनकर आए थे वो भी तुम्हारे अपने नहीं थे। वो कुछ पैसे लेकर एक्टिंग करने आए थे। वो कभी घर नहीं आए क्योंकि उनका काम बस इतना ही था, कुछ देर के लिए तुम्हारे अपने होने का ड्रामा कर ले। अब तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। वह जेल की सलाखों के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा उतर चुका था। वह रोने लगी। उसने कहा, मुझे यहाँ से कैसे भी निकाल दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। मैं गाड़ी के पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगी और कोई पैसा नहीं मांगूंगी। मुझे बस यहाँ से रिहा करवा दो। हमने कहा, पहले गाड़ी के पैसे वापस करो, फिर हम तुम्हें इस मुकदमे में निकलने की कोशिश करेंगे। वह मान गई और कुछ दिनों में उसने गाड़ी के सारे पैसे भी वापस कर दिए, जो हमारे लिए सुकून के कारण था। हमने मुकदमा वापस लिया और उसे कानूनी तौर पर निहाल से अलग करवा दिया। उसकी शादी खत्म करवाई और ऐसे तरीके से खत्म कराई कि अब वह इस रिश्ते से कोई और मतलब ना रख सके, ना ही किसी अधिकार की दावेदारी रह सके। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि ऐसे मुसीबत से जान छूटी। निहाल का चेहरा पहले से ज़्यादा सुकून से भरा था। वह दिन पर दिन बेहतर होने लगा। उसने दोबारा खाने पीने में दिलचस्पी लेना शुरू की और कभी कभार हंस भी लेता था। हालांकि जो सदमा उसे लगा था वह भूल नहीं सकता था, लेकिन अब उसके पास एक माँ थी, एक भाई था और एक नई हिम्मत थी, जिसकी बदौलत वह जिंदगी की तरफ लौटने लगा था। आखिर मैं माँ यही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि जिस लड़की से आपकी फ़ोन पर बात हुई वह लड़की बुरी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान वाकई मजबूत होता है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वह कुछ बातें छुपा रहा होता है। मगर हमारे साथ जो हुआ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे साथ तो धोखा हुआ, फरेब हुआ, हमारे जज्बातों से खेला गया। मेरे बेटे की सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका प्यार, सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरे बेटे ने 1 साल तक उस लड़की से बात की, अपना वक्त, अपना ख्याल, अपनी सोच, सब कुछ उसे दे दिया। वह एक दिन उसके लिए गिनता रहा, एक लम्हा सपने बुनता रहा कि वह लड़की एक दिन उसकी दुल्हन बनेगी। जब वह उससे बात करता था तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। वह मुझसे कहता था, अम्मा वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है, मैं उसे अपनी जीवन संगिनी की तरह संभाल लूँगा, मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। मगर मुझे क्या पता था वह लड़की जिसे मेरा बेटा इतना चाहता था वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वह एक और शहर में किसी और आदमी की फिर मंगेतर भी निकली।
और जब हमें सब कुछ पता चला तो हमारे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, खिसक गई। मैंने अपने बेटे को उस हाल में देखा जिस हाल में कोई माँ अपने बच्चे को नहीं देखना चाहती। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सफ़ेद था, सांसें फूल रही थी। वह मुझसे बस एक बात बार बार कह रहा था, माँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वह लड़की मेरी कभी नहीं थी। वह झूठ बोलती थी। वो मेरे जज्बातों से खेलती रही, मुझे धोखा देती रही। मैंने उसे सब कुछ हमेशा सच सच ही बताया था, मगर उसने बदले में मेरे साथ क्या किया, मुझे तोड़कर रख दिया। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, सबसे बुरी रात थी। हम पूरी रात जागते रहे। हम सब घर वाले सदमे में थे। मैं अपने बेटे को बार बार पानी देती रही, उसका हाथ पकड़ती रही, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी हरास थी जो शायद सारी जिंदगी ना मिटे। उसने मुझसे कहा, अम्मा, मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। मैंने दुनिया को बहुत अच्छा समझ लिया था, मगर दुनिया बहुत ही बेरहम है। उस लड़की ने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसने हम सबको ही तोड़ दिया। हमने खुशियों के सपने देखे थे, बहू के लिए कपड़े भी खरीदे थे, जेवर भी बनवाए थे। हमने अपने बेटे की जिंदगी का वह दौर शुरू होने का इंतजार किया था जिसमें एक माँ को सुकून मिलता है। क्या मेरा बेटा अकेला नहीं है? लेकिन वह अकेलेपन में भी अब आगे चला गया है। वह एक ऐसे अंधेरे में चला गया जहां से उसे रोशनी में लाना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैंने उसे वापस दुबई जाने से रोक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वह अकेले कहीं जाकर और भी ज़्यादा टूट जाए। मैंने कहा, बेटा, तुम यहीं पर कोई काम कर लो, यहीं जिंदगी गुजार लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वह फिर भी रात को अक्सर उठकर खामोश बैठकर रहता था। कभी दीवारों को देखता तो कभी आसमान को, और मैं उसके चेहरे पर वो सवाल देखती थी जिसका जवाब शायद अब किसी के पास नहीं था, कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो एक सीधा साधा साफ दिल का लड़का था जो सिर्फ मोहब्बत चाहता था, इज्जत चाहता था, जिंदगी में किसी का साथ चाहता था। मगर उसकी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा था, सिर्फ अकेलापन और धोखा। वो अभी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ ही खा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत ही संभाल कर रखना पड़ेगा, वरना यह सदमा उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। उसके दोस्तों भी अब उससे कम ही मिलते हैं, क्योंकि वह खुद को सबसे अलग अलग रखने लगा था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी और के बेटे के साथ कभी भी ऐसा ना हो, किसी और की माँ की ऐसी कोई भी तकलीफ न देखनी पड़े। जरूरी नहीं है कि हर लड़की बुरी हो, मगर हर बार सामने वाला सच्चा भी नहीं होता। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें, अपने बच्चों की बातों को सुनें, उनके जज्बातों को समझें, क्योंकि एक लम्हा उनकी सारी जिंदगी बदल सकता है। यह पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।